नमस्कार बच्चों, सुमध्याह्न। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन। और मेरे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अभी क्लास 10th का MCQs वाला कबीर और बड़े भाई साहब का टेस्ट दिया है। मैं ये मानती हूँ कि मेरे बच्चों ने बहुत बहुत मेहनत की है, मेरे साथ पूरा अपना सहयोग निभाया है और खूब अच्छे मार्क्स जरूर जरूर उन्होंने अचीव किए होंगे। तो बेटा आप लोगों के ही कहने पर ये हम सतारा वामिका वाला चैप्टर जो है बुक रीडिंग के थ्रू एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को एक एक शब्द का भी अर्थ पता चलता चले और साथ ही में आज ही की कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर करके इसे पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है, सबसे पहले इस पाठ के लेखक का परिचय लीलाधर मंडलोई, जिनका परिचय मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया। जन्माष्टमी की तिथि को छिंदवाड़ा जिले के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव बूढ़ी में 1954 में इनका जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा के लिए भोपाल रायपुर को चुना गया। वास्तव में इनकी रुचि पत्रकारिता में थी, इसलिए पत्रकारिता की उच्च शिक्षा पाने के लिए ये 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट की ओर से लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। वहां से इन्होंने जो इस विषय में डिप्लोमा हासिल करके जब भारत आए तो प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशक के पद पर भी रहे। 2011 में इनकी मृत्यु हो गई। और लीलाधर जी के विषय में अगर साहित्यिक परिचय दिया जाए तो वो मूल रूप से कवि थे और उन्होंने अपनी कविता में छत्तीसगढ़ी अंचल अंचल यानी प्रदेश विशेष, एक छोटे से क्षेत्र विशेष की भाषा को ही आधार बनाया, छत्तीसगढ़ी भाषा को आधार बनाया और वहां के जनजीवन का भी चित्रण किया। उन्होंने जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर भी अपना गद्य लिखा है। उस गद्य में वहां किस तरह से उनका समाज चलता है, उस समाज के यानी आदिवासी क्षेत्र के क्या नियम कायदे होते हैं, उस पूरे अध्ययन को हमारे सामने उपस्थित किया है। उनका कविमन एक ऐसा स्रोत है जिसमें से उन्होंने लोक कथा, लोकगीत, यात्राओं के विषय में जिन जिन यात्राओं को उन्होंने किया था उनका पूरा वृतांत यानी एक्सप्लेनेशन और डायरी लेखन, मीडिया रिपोर्टाज, जैसा कि मैंने आपको बताया किसी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, तो इस तरह से और आलोचना लेखन, इस तरह की कई साहित्यिक गतिविधियों को इन्होंने अपने गद्य लेखन के तौर पे अपनाया और अपने अच्छे रचना क्रम के कारण जो है इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और वो पुरस्कार मैंने आपको इसके साहित्यिक परिचय में बताए थे। मध्य प्रदेश का ही सम्मान था राम विलास शर्मा सम्मान, इसी तरह से वागीश्वरी सम्मान। इन्होंने जिन जिन रचनाओं को लिखा वो थे घर घर घुमा, रात बिरात, देखा अनदेखा और कालापन। आगे कृतियां भी मैंने आपको इनकी बताई थी। अब आता है पाठ का परिचय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित कई लोक कथाएं होती हैं। जरूरी नहीं कि वो लोक कथाएं सारी की सारी सच्ची हो, लेकिन उन लोक कथाओं के पीछे कोई ना कोई संदेश या सीख होती है। इस कहानी के साथ भी संदेश या सीख है। जैसा कि मैंने आपको अपने पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं में बताया था कि ये कहानी हमारे सामने प्रेम का एक ऐसा स्वरूप रखती है जिसमें छटाक भर भी अश्लीलता और अभद्रता नहीं है, बल्कि वो अपने प्रेम को पूर्ण समर्पण के साथ न केवल जीते हैं बल्कि अपने जीवन और अपने प्रेम का बलिदान भी कर देते हैं। तो देखिए इसमें दूसरे गद्यांश में दिया गया है कि प्रस्तुत पाठ में कंसारा वामेरों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप में विद्वेष, विद्वेष यानी शत्रुता, एक दूसरे से घृणा की जड़ें बहुत गहरी थी और इन्हीं विद्वेष की जड़ों को जड़ सहित उखाड़ने के लिए एक युगल, युगल यानी जोड़ा, उस जोड़े ने अपना बलिदान कर दिया और उसी युगल की कथाएं जो है यहाँ घर घर कही जाती है। देखिए बेटा, प्रेम सभी को जोड़ता है और जो घृणा है वो एक दूसरे के प्रति दूरियां बढ़ा देती है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन का बलिदान कर देता है, उसे न केवल समाज याद करता है बल्कि उसके बलिदान को भी व्यर्थ नहीं जाने देता। और यही वजह है तात्कालीन यानी उस समय के समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी पूरे गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अब हमारा पाठ शुरू होता है।
बेटा मैंने जो पॉइंट्स बनाए थे उन पॉइंट्स को ले लेके मैं साथ साथ में बताऊंगी आपको। पहला पॉइंट था भौगोलिक स्थिति। तो अंडमान द्वीप समूह का एक अंतिम द्वीप है लिटिल अंडमान, जो पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी समझ लीजिए, वहां से वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है लिटिल अंडमान। और इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की संख्याएं होती है, और वहां की जो जनजाति है, आदिवासी जनजाति है, निकोबारी जनजाति, उनकी मान्यता थी कि ये जो लिटिल अंडमान है ये कार निकोबार से लगभग 96 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये दोनों द्वीप शुरुआत में एक ही थे, लेकिन इनके विभाजित होने के पीछे एक लोक कथा है। अब ये लोक कथाएं किससे संबंधित है? तो मैंने बताया इसके अंदर, लोक कथा के अंदर एक नायक था, नायक यानी हीरो। अब इस नायक का नाम क्या था? संतारा। इसमें बताया है संतारा जो है गांव से संबंधित था। उस गांव का नाम है पासा। ध्यान दीजिए, आपके सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन जो दी गई है पास में है ना, वहां पासा है। पासा में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था संतारा। निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वो नेक और मददगार था और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। मैंने इसी नायक के पॉइंट्स को दो हिस्सों में विभाजित किया, एक तो व्यवहारिकता और दूसरा व्यक्तित्व। ये व्यवहारिकता के ही पॉइंट्स जो हैं आगे यहाँ इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं कि वो बहुत नेक और ईमानदार था, वह दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था, न केवल गांव वालों बल्कि पूरे द्वीप के लोगों की सेवा अपना कर्तव्य समझता था। और उसके इसी त्याग की वजह से वो वहां बहुत ज्यादा चर्चित था, यानी प्रसिद्ध था। सभी उसका आदर करते थे और जब मुसीबत में उसे याद करते तो वो भागा भागा वहां पहुंच भी जाता था। दूसरे गांवों में भी हर पर्व और त्योहार के समय उसे आमंत्रित भी किया जाता था। अब आता है उसका व्यक्तित्व। उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक था। आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। हमेशा पारंपरिक पोशाक में रहता था और कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांध के रहता था। लोगों का एक मत था कि लकड़ी की होने के बावजूद उस तलवार में कोई दैवीय शक्ति है, यानी भगवान के द्वारा कोई उस चमत्कारिक शक्ति दी हुई है उस तलवार को। संतारा उस तलवार को कभी भी अपने से अलग नहीं करता था, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था। लेकिन उसके इन्हीं साहसिक कारनामों के कारण सारे लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। संतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अब देखिए, फिर मैंने आपको बताया प्राकृतिक सौंदर्य। एक शाम संतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद उस थकान को मिटाने के लिए समुद्र किनारे टहलने के लिए गया। प्राकृतिक दृश्य क्या था कि सूरज समुद्र से लगे क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस स्थान पर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। समुद्र से ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों की शाम के समय चहचहाहट धीरे धीरे कम होने लगी थी। सितारा का मन बिल्कुल शांत था। विचार मग्न सितारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की रंग बिरंगी किरणों को देख रहा था। तभी कहीं पास से ही उसको मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था और बीच बीच में लहरों का संगीत भी उसे सुनाई दे रहा था। वो संगीत इतना प्रभावी था कि धीरे धीरे सितारा अपनी सुध-बुध होने लगा। बीच बीच में लहरों का भी संगीत सुनाई देता। उसका गायन इतना प्रभावी था कि धीरे धीरे सितारा अपनी सुध-बुध होने लगा। तभी एकाएक समुद्र की लहर आई और उसने सितारा को आकर भिगोया, जिससे उसकी तंद्रा भंग हो गई। तंद्रा का अर्थ है मतलब आलसी नींद से जागना। तंद्रा भंग होना यानी आलस्यपूर्ण नींद से जाग जाना। यहाँ तंद्रा का अर्थ है यानी बिल्कुल एकाग्र स्थिति में होना, और एकदम से जब लहर आई तो एकाग्रता भंग हो गई। अब जैसे ही उसको होश आया, चैतन्य होना, होश आया, तो वो उसी ओर बढ़ने लगा जिधर से आवाज आ रही थी। व्याकुल सा वो उस तरफ बढ़ता गया। अंत में उसकी नजर एक युवती पर पड़ी। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया था कि दोनों की परस्पर पहली भेंट या मुलाकात। अब जैसे ही उस युवती को उसने देखा
वो युवती शाम के उस सुंदर दृश्य में बिल्कुल बेसुध एक टक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए एक गाना गा रही थी। बेसुध यानी बिल्कुल खोई हुई सी, एक टक बिना पलक झपकाए समुद्र की देह पर यानी समुद्र के पानी में डूबते हुए कौन डूब रहा था? सूर्य। और सूरज की जो सुनहरी किरणें थी उन रंगों को निहारते हुए गाना गा रही थी। ये श्रृंगार का गीत है। श्रृंगार के विषय में मैंने आपको जानकारी दी है। श्रृंगार यानी प्रेम का गीत। इसके दो पक्ष होते हैं, एक संयोग जिसमें नायक और नायिका का परस्पर भेंट या मुलाकात होती है, और एक होता है वियोग जिसमें नायक और नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं। उसे ज्ञात ही नहीं हुआ कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द यानी बिना कुछ बोले ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची सी लहर उठी और उस युवती को भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई। यहाँ प्रश्न दिया गया है आपके अभ्यास का कि युवती अपना गाना क्यों भूल गई? क्योंकि एकाएक समुद्र की ऊंची लहर आई और उसे भिगो गई और इसके कारण वो हड़बड़ा गई। इसके पहले कि वह सामान्य होती, उसके अपने कानों में एक गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। किसकी आवाज थी वो? कंतारा की। क्या कह रहा है कंतारा? देखो, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? पहले तो वो अपने सामने इस सुंदर युवक को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर उसके भीतर एक कोमल भावना का संचार हुआ। अपने आप को नियंत्रित करके बड़ी बेरुखी से उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? देखिए, पहले बताओ तुम कौन हो, और इस तरह मुझे घूरने का और इस तरह के असंगत प्रश्न पूछने का क्या कारण है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ, ये बात तो तुम भी जानते हो। कंतारा तो बिल्कुल सुध-बुध खोया हुआ था। उसके जवाब देने के स्थान पर उसने वापस से प्रश्न दोहराया। क्या कहता है? देखो, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। वापस उस युवती ने कहा, ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो, और इस लपाती गांव में तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। अब यहाँ परिचय मिल गया। देखिए, कंतारा पासा गांव का था और वह युवती लपाती गांव की थी। तो युवती का नाम क्या है? तो आगे देखिए, इनका प्रश्नोत्तर शैली में संवाद चल रहा है, और इस संवाद में वो क्या कहता है? देखो, सच बताओ तुम कौन हो, लपाती गांव में मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो कंतारा तो बिल्कुल सम्मोहित था। सम्मोहित होना यानी बिल्कुल उसके आकर्षण में बंध जाना। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ही नहीं पाई। उसने फिर से विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। अब तो युवती झंझला उठी। गुस्सा आया उसे। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। क्या कहती है? देखो, बड़ी ढीठता की भी हद है। जब से परिचय पूछ रही हूँ, एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ ना, गीत गाओ ना। क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी, और कंतारों को थोड़ा होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ, और वह उसके सामने रास्ता रोककर गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना। मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह से विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना बिल्कुल लुप्त हो गई, यानी मेरी सुध-बुध खो गई। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम तो बता दो। कंतारा ने विवशता में ये आग्रह किया, और उसकी जो आंखें हैं उसी युवती के चेहरे पर केंद्रित हो गई। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। अब वो जो युवती है वो वापस से भागते हुए अपने तेज आवाज में अपना नाम बता रही है, वामीरो। और एक रस घोलती हुई आवाज कंतारा के कानों में पहुंची, वामीरो, वामीरो। वाह, कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? कंतारा ने याचना भरे स्वर में कहा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपके अभ्यास का प्रश्न का उत्तर है, कंतारा ने याचना भरे स्वर में क्या कहा? तो कंतारा ने याचना भरे स्वर में कहा कि तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तुम कल भी यहाँ मुझसे मिलने आओगी ना? अब वामीरो क्या चाहिए? वामीरो क्या जवाब दे रही है? नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा। अन्य मनस्कता का अर्थ है बेमन से, यानी न चाहते हुए भी उसने इस तरह का जवाब दिया, और झटके से लपाती गांव की तरफ बेसुध सी दौड़ी।
पीछे संतारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामिरो, मेरा नाम संतारा है, कल मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जाऊंगा। बाट जाऊंगा मुहावरा है जिसका अर्थ है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। तो अब जो संतारा है वो वामिरो को कह रहा है तुम जरूर जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। संतारा उसे जाते हुए निहारता रहा। अब मैंने यहाँ पे बताया है प्रेम की भाव विवहलता। अब भाव विवहलता में जो नायिका है उसकी छटपटाहट भी है और जो नायक है उसकी व्याकुलता भी है। तो पहले नायिका के विषय में देखते हैं अपन। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर संतारा से मुक्त होने की झूठी छटपटाहट थी, यानी वो चाहती भी थी संतारा के को देखना, उससे बात करना, लेकिन झूठे मन से वो उसकी बातों से, उसकी यादों से मुक्त होना भी चाहती थी। एक जल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार संतारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैरने लगा। उसने संतारा के बारे में कई कहानियां सुनी थी। उसकी कल्पना में एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही संतारा उसके सामने एक अलग रूप में आया। ऐसे रूप में बहुत सुंदर, बहुत बलिष्ठ, लेकिन शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा उसने अपने जीवन साथी के बारे में सोचा था, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतः उसने उसे भूल जाना ही श्रेष्ठ समझा, लेकिन यह मुश्किल भी था। संतारा तो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ था। तो निर्निमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए, याचक का अर्थ है प्रार्थना करने वाला। इस तरह से वो संतारा जो है वामिरो की प्रतीक्षा में था। अब दूसरी तरफ संतारा की क्या हालत थी देखिए। संतारा की व्याकुलता। किसी तरह से रात बीती, दोनों के हृदय बहुत दुखी थे, व्यथित यानी दुखी। किसी तरह से आंच रहित यानी बिल्कुल, मतलब जिसमें किसी तरह का कोई उत्साह नहीं है। एक ठंडा सा उबाऊ सा दिन गुजरा। शाम की प्रतीक्षा होने लगी। संतारा के लिए पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार ही हुआ था। वो खुद अचंभित था, साथ ही उत्साहित भी था। दिन ढलने के काफी पहले वो लपाती की उसी समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। अब वहां समुद्री चट्टान पर पहुंचा। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल उसका पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आकांक्षा दौड़ रही थी। अगर वामिरो नहीं आई तो, आशंका क्या थी, वामिरो नहीं आई तो वो कुछ निश्चय भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षा में ही रत था। बस आज की एक किरण थी। इस पंक्ति को रेखांकित कीजिएगा कि बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती हुई किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। इसका क्या अर्थ है, ये पंक्ति यहाँ क्यों प्रयुक्त की गई है? बस आज की एक किरण थी, बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती हुई किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। यहाँ अतिरिक्त प्रश्न बनता है कि संबंधित पंक्ति किसके विषय में कही गई है एवं क्यों। तो संतारा जो है वहाँ प्रतीक्षा रत था और वो ये सोच रहा था कि अगर वामिरो नहीं आई तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो आशा है, वो आशा जो है बिल्कुल सूर्य के डूबती हुई किरणों की तरह एकाएक डूब जाएगी। अर्थात वामिरो के प्रति उसका जो आकर्षण है वो वहीं समाप्त होकर रह जाएगा। तभी क्या हुआ, बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। तभी बार बार लपाटी के रास्ते की ओर नजर दौड़ाता और नारियल के झुरमुटों में से उसे एक आकृति दिखाई दी। आकृति यानी संरचना, थोड़ा कुछ और। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वह तो वामिरो ही थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि भी दौड़ा रही थी। क्यों? ताकि उसे कोई देख ना ले। फिर तेज कदमों से चलती हुई संतारा के सामने आकर ठिठक गई। ठिठकना, एकाएक रुक जाना। वो शब्दहीन थे, यानी बोले कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ था जो दोनों के भीतर चल रहा था।
एक तक एक दूसरे को निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, यानी बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, तभी अंधेरा बढ़ने लगा और अचानक वानरों ने अपने आप को सचेत किया और वो घर की ओर दौड़ी। सितारा अभी वहीं खड़ा था, बिल्कुल निश्चल, निश्चल यानी बिना चले, बिना हिले डुले, और शब्दहीन यानी बिना कुछ बोले। अब जो है दोनों रोज उसी जगह पर पहुंचते, मूर्तिवत, मूर्ति की तरह एक दूसरे को निर्निमेष बिना पलक झपकाए देखते रहते। बस उनके भीतर समर्पण था, यानी एक दूसरे के प्रति आदर भाव, समर्पित होने का भाव, जो लगातार गहरा होता जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने उस मूक प्रेम को भांप लिया। अब ये खबर जो है हवा की तरह चारों ओर फैल गई। अब वामिरो लपाती गांव की थी और संतारा पासा गांव का था। दोनों का संबंध संभव भी नहीं था। क्यों? क्योंकि गांव की क्या रीत थी, यहाँ प्रश्न का उत्तर है, रीत के अनुसार दोनों को एक गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और संतारा को समझाने और बुझाने का कई प्रयास किया गया, लेकिन दोनों अडिग रहे। अडिग रहना, डटे रहना। वे नियमतः लपाती की उसी समुद्र किनारे पर हमेशा मिलते, लेकिन उनके विषय में अफवाहें यूं ही फैलती रहती। थोड़े समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। तो यहाँ मैंने आपको बताया था पशु पर्व का आयोजन क्यों होता है, इसके विषय में, इसके कार्यक्रम कौन कौन से आयोजित होते हैं, क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं। तो देखिए, पशु पर्व का आयोजन पासा गांव में हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता था, साथ में उन्हीं ताकतवर पशुओं से उच्च शक्तिशाली युवकों की शक्ति प्रतियोगिता भी होती थी। वर्ष में एक बार सारे गांव के लोग इसमें हिस्सा लेते थे। उसके बाद नृत्य, संगीत, भोजन आदि का आयोजन भी होता था और शाम को सभी लोग पासा गांव में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे कार्यक्रम भी शुरू हुए, लेकिन संतारा का मन इन कार्यक्रमों में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी व्याकुलता बढ़ी हुई थी, सिर्फ वो तो वामिरों को ढूंढने में व्यस्त था। तभी नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसे कोई झांकता दिखाई दिया। कौन था वो? तो करीब जाने पर पता चला वह तो वामिरो थी, जो डरते हुए उसके सामने आने से झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, यानी आंखों में आंसू भरे हुए थे। होंठ कांप रहे थे, यानी वो घबरा रही थी। संतारा को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। संतारा भी विवल हो गया, विवल होना व्याकुल हो जाना। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन पा रहा था, यानी कुछ बोल नहीं पा रहा था, शब्द ही नहीं थे उसके पास। रोने की आवाज लगातार ऊंची हो रही थी और संतारा किम कर्तव्य विमूढ़, यानी क्या कार्य करूं कुछ पता नहीं, इसी स्थिति में था। वामिरों के रोने के स्वर को सुनकर उसकी माँ भी वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो गई। फिर से मुहावरा आया है, आग बबूला होना, क्रोधित होना। सारे गांव वालों की उपस्थिति में ये दृश्य उसे बड़ा ही अपमानजनक लगा। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पर पहुंच गए। वामिरों की मां क्रोध में उफट उठी। क्रोध में उफटना मुहावरा है, क्रोध को और ज्यादा भड़का देना। उसने संतारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी संतारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। अब क्या हुआ? संतारा के लिए ये कहना मुश्किल था। वामिरो रोए जा रही थी और संतारा गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर दुख था, वहीं अपनी असहायता पर भी गुस्सा आ रहा था। शोक यानी दुख, खिज यानी गुस्सा। वामिरों का दुख और गहरा होता जा रहा था। उसे मालूम ही नहीं था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। मूठ यानी हत्था। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध की लगातार अग्नि की बढ़ती तपन को रोकने के लिए उसने क्या किया, कोई रास्ता नहीं सूझा तो क्रोध का शमन करने के लिए पूरी ताकत के साथ उसने उस तलवार को धरती में रोक दिया और उसे खींचने लगा। बिल्कुल इस प्रयास में वो पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह संतारा को, और संतारा जो है वो उसी तलवार को अपनी ओर खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वो हाँफ भी रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी। लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे पर संतारा धरती को मानो क्रोध में काटता हुआ जा रहा था। सभी भय से आकुल हो गए, यानी डर गए।
लोगों ने ऐसे दृश्य की तो कल्पना ही नहीं की थी, इसलिए सिहर उठे, सिहरना कांप जाना। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे खिंचती हुई दौड़ती चली गई, संतारा संतारा संतारा, लेकिन उसकी करुण चीख मानो उस गड़गड़ाहट में कहीं डूब गई। संतारा दुर्भाग्य के कारण दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे पर धरती को काटता हुआ वह अंतिम छोर पर पहुंचा। द्वीप अब दो हिस्सों में बंट गया, एक तरफ संतारा और दूसरी तरफ वामीरो। संतारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि उसकी तरफ का जो द्वीप है वो धीरे धीरे समुद्र में हंसने लगा है, वो छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना भी चाहा, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और नीचे की तरफ वह फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर निकल रही थी और धीरे धीरे डूबे भी जा रही थी। वो चीख क्या थी? वामीरो वामीरो वामीरो। लेकिन दूसरी तरफ वामीरो भी पुकार रही थी, संतारा संतारा। अब संतारा लहूलुहान हो चुका, धीरे धीरे बेहोश होने लगा और कुछ ही देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पहुंच गया, जो कि दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ था। यानी कॉर्नर पर था, बिल्कुल कोने पे था, दूसरे सिरे के सबसे अंतिम हिस्से पे था। बहता हुआ संतारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, यह कोई भी नहीं जानता। अब संतारा जब चला गया तो वामीरो क्या हुई? वामीरो पागल हो गई। वह हर समय संतारा को खोजती हुई उसी जगह पर पहुंचती, घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, परिवार से भी ऐसा लगने लगा एक तरह से अलग हो गई। लोगों ने उसको भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई सुराग नहीं मिला, यानी उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। यानी वो भी मृत्यु का ग्रास बन गई, मृत्यु प्राप्त हो गई, दोनों मर गए। लेकिन उनका बलिदान बेवजह नहीं गया, व्यर्थ नहीं गया। आज न संतारा है न वामीरो है, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। और निकोबारियों का मत है कि संतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए थे, उसमें से जो लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। निकोबारी इस घटना के बाद, अब गांव में क्या परिवर्तन हुआ उनके बलिदान से? निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों से भी अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे और संतारा वामीरो की इस त्याग में मृत्यु ने शायद किसी सुखद परिवर्तन को वहां उपस्थित करना सोच लिया था। यानी भविष्य की पीढ़ियों के संयोग को सुधारने के लिए, उनके सुख के लिए उन्होंने अपने जीवन का और अपने प्रेम का बलिदान दे दिया। तो यहाँ बेटा ये पाठ जो है पूर्ण होता है। अब इसके अभ्यास प्रश्नों की तरफ हम उन्मुख होते हैं। संतारा वामीरो का कहाँ की कथा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? क्योंकि एक बड़ी सी लहर का प्रवाह आया और उसे भिगो गया, और इसी हड़बड़ाहट में वह गाना भूल गई। संतारा ने वामीरो से क्या याचना की? संतारा ने वामीरो से याचना की कि तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है और तुम कल फिर यहाँ मुझसे मिलने आओगी। संतारा और वामीरो के गांव की क्या रीत थी? रीत के अनुसार दोनों को विवाह के लिए एक ही गांव से संबंधित होना आवश्यक था। क्रोध में संतारा ने क्या किया? क्रोध का शमन करने के लिए उसने पूरी ताकत के साथ लकड़ी की तलवार जमीन में घोंप दी और उससे खींचता हुआ दूसरे किनारे तक ले गया। यहाँ ये 1 से 2 पंक्ति के प्रश्न पूर्ण होते हैं। 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। तलवार के विषय में लोगों का क्या मत था? संतारा अपने तलवार को अपने से कभी अलग नहीं करता था। लोगों का ये मानना था कि उसके जितने भी साहसिक कारनामे सुने हैं, उसका प्रमुख कारण उसकी तलवार थी, क्योंकि उसकी तलवार अद्भुत दैवीय शक्ति से परिपूर्ण थी। इसलिए लोग जो है संतारा को शक्तिशाली मानते थे, क्योंकि शक्ति का सारा श्रेय उसकी तलवार को दिया गया। वामीरो ने संतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? बेरुखी से जवाब देते हुए वामीरो ने कहा कि तुम कौन हो और मुझे इस तरह से घूरने का और इस तरह का असंगत प्रश्न पूछने का कारण क्या है? अपने गांव के अलावा मैं किसी दूसरे गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। बिल्कुल डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयुक्त करते हुए इस उत्तर को लिखेंगे, क्योंकि ये वामीरो के ही शब्द हैं।
तंतारा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? अभी हमने पढ़ा था, निकोबारियों ने वैवाहिक संबंध दूसरे गांवों से स्थापित करना शुरू कर दिया और वहां सुखद परिवर्तन आया। वहां की जो रीत रूढ़ी बन गई थी, वो रूढ़ी धीरे धीरे खत्म हो गई। निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि तंतारा न केवल शक्तिशाली सुंदर था, बल्कि नेक और ईमानदार भी था। वह केवल अपने द्वीप के नहीं, बल्कि समस्त द्वीप के लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। जब भी कोई उसको अपनी परेशानी में, संकट में आवाज आ जाता, वो भागा भागा तुरंत उपस्थित होता। इसलिए तंतारा वहां चर्चा का विषय था, बहुत चर्चित था, प्रसिद्ध था, सम्मान का पात्र था। इसीलिए निकोबार के लोग उसे पसंद करते थे। 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो द्वीप समूह के विभक्त होने के पीछे निकोबारियों का क्या विश्वास था? एक कहानी थी, जो कहानी अभी मैंने आपको बता दी। तंतारा खूब परिश्रम के बाद कहाँ गया? समुद्र के किनारे। वहां का प्राकृतिक दृश्य मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया। वामिरों से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? बहुत बेचैनी, बहुत छटपटाहट, बहुत व्याकुलता, प्रतीक्षा में रखता, एक एक पल पहाड़ के समान था। बिल्कुल वही